गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। चैनल आपका प्रिय डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, बात करेंगे हज़ारों इजरायली, जी हाँ, हज़ारों इजरायली जो इस समय सड़कों पे हैं नेतन्याहू के खिलाफ कि ना तो तुम हमास को ख़त्म कर पाए, ना तुम हमारे होस्टेजेस को छुड़ा पाए। अच्छा होगा इस्तीफा दो और चले जाओ। नेतन्याहू इस बात को जानते हैं कि अब उनके खिलाफ जनता भड़क रही है और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि लगातार वॉर करके नेतन्याहू मुद्दों को भटकाना चाहते हैं और अपना कैरियर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। दूसरा, चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उनको और टाइट कर दिया है। चाइना को समझ में आ गया कि दुनिया को अगर अपनी उंगली पर नचाना है तो फिर कुछ ऐसा करो कि जिसके लिए वो तड़पें और फिर उसके बाद हमें अपनी शर्तों पे उनको वो चीज़ें दूं। और यही एक किस्म से कहते हैं कि मोनोपोली होती है, यही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तीसरा, चाइना के साथ लैंड रूट पे ट्रेड स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें एक शिपकीला रूट भी है हिमाचल प्रदेश में, वो भी शायद ओपन होने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और जयशंकर ने दरअसल एक किस्म से कहा जाए, ये कहा है कि इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाई इट। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही बेहुदा किस्म का स्टेटमेंट है। इसमें एक अकड़ है, एक अहंकार है, एक फॉल्स प्राइड है, एक घमंड है उसके अंदर कि अमेरिका को ये कहने की कोशिश करेगी कि अगर तुमको लगता है कि हम मुनाफाखोरी कर रहे हैं, हम ज़्यादा रेट पे तेल बेच रहे हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत खरीदो। ये जो शब्द है ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर नहीं चलते साहब। और जयशंकर एक किस्म के निहायत बेवकूफ़ किस्म के इंसान है, बेवकूफ़ किस्म के विदेश मंत्री हैं जिन्हें दूसरों को प्रोवोक करना बड़े अच्छे ढंग से आता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके बारे में वो नहीं सोचते। कई बार आदमी ना पैर जाके कुल्हाड़ी पे मार देता है, उसे समझ नहीं आता कि भाई मेरा ही पैर कटेगा, किसी और का नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। एक खबर और है कि नेटो दरअसल अमेरिका को छोड़ के चाहता है कि कोई भी सीज फायर ना हो यूक्रेन के अंदर, कोई भी पीस डील ना हो। सबका इंटरेस्ट इसमें है कि जंग जो है वो चालू रहनी चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का सबसे पहला खबर जो है यही ले लेते हैं कि नेटो जो है दरअसल नहीं चाहता कि कोई भी डील रशिया के साथ हो, ना तो पीस डील हो ना सीज फायर डील हो। जहां रूस और क्या कहते हैं कि अमेरिका युद्ध को रोकना चाहते हैं, किसी न किस्म की एक डील करना चाहते हैं, वहीं पे बाकी के 31 नेटो देश इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। देखिए जी, फैक्ट्रियां बन रही हैं ना, फैक्ट्रियां चल रही हैं, हथियार बनाने की, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं ना। वो चाहते कि चलती रहे और धंधा चलता रहे। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग मरते हैं। देखो जी, जब तक उनका अपना बंदा ना मरे, अमेरिका में और नेटो के कंट्री में जब लोग हजारों में ना मर जाए, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वहां सैकड़ों हजारों मरने शुरू हो जाएंगे ना, तब उनकी नींद खुलेगी। नहीं नहीं, ये तो देखो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये तो गलत हो रहा है। और बाकी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में या कहीं और लोग मर जाएं या पैलेस्टाइन में लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। ये दरअसल क्या है ना कि ये इंसान नहीं है, बाकी ये इंसान नहीं है। ये दरअसल एक किस्म की एक दरिंदगी है इस दुनिया में जो फैल रही है कि लोगों की जो जान प्रेशियस है, मेरे कंट्री के लोगों की जान प्रेशियस है, बाकी कोई मरता है तो मरे। अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं सारे के सारे जानबूझकर यूक्रेन की जो शांति वार्ता है उसको इंटरप्ट करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि जो भी बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में, उसको डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ज़ेलेंस्की को भड़काया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई तुम कोई भी 1 इंच जमीन उसको मत दो, लेकिन ट्रंप कहते हैं जो जमीन जा चुकी है भाई वो जा चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को,
या इटली को और बाकी देशों पे सर पे खून सवार है। उनको, पोलैंड को भी सर पे खून सवार है। उनको लगता है कि रशिया को मार सकते हैं और मार के खत्म कर दें, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम जिस आदमी से टकराने जा रहे हो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, सिर्फ धूल और मिट्टी रह जाएगी ये पूरे यूरोप के अंदर। वैसे भी यूरोप सिंक कर रहा है, डूब रहा है इस टाइम, और वो समझ नहीं रहे कि जब डूब रहा है तो भाई आप सुसाइड क्यों करना चाहते हो। सच बात तो यह है कि रशिया ने अपने बेस्ट ऑफ द वेपन्स बचा के रखे हैं जो उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। और 3.5 साल की जो जंग लड़ी गई है, 3.5 साल की जंग में सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो फायदा रशिया ने उठाया कि उसकी वॉर मशीनरी, वॉर फैक्ट्रीज चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो ड्रोन कैसे बनाने हैं, छोटा सा 1 लाख रुपए का ड्रोन बनाओ और हज़ारों करोड़ की चीज़ें उससे अपना डिस्ट्रॉय कर दो। अब ड्रोन तो इनके पास है नहीं, यूरोप के पास। रशिया तो एक एक दिन में 1000 ड्रोन छोड़ के यूरोप को पूरा का पूरा बर्बाद कर सकता है। उनके पास अब एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, सब तो यूक्रेन में झोंक के उन्होंने जला दिए। पैट्रियट सिस्टम थे जर्मनी के पास 6, पहले 3 दिए थे, अब बोलता है बाकी भी 2-3 वो भी दे दूंगा उसको। तो जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी के पास अपनी सिक्योरिटी क्या रहेगी? अभी फिलहाल सब अड़ियल रवैया जो है लेकर बैठे हुए हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि भी कैसे भी करके इस पूरी की पूरी जो वार्ता है, जो टॉक्स है, उसको डिरेल कर दिया जाए, उसको फेल कर दिया जाए। और ये हमने देखा है कि सिर्फ लावरोव साहब का ही इल्ज़ाम नहीं है, दुनिया में और भी कई जो क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो नेटो कंट्रीज हैं उनके सर पे खून सवार है, उन्हें जंग चाहिए। वो भी शायद लोगों के अपने कंट्रीज में लाशों के भंडार देखना चाहते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। खैर कोई बात नहीं, आते हैं अगली खबर के ऊपर। नेतन्याहू के ऊपर हजारों लोग भड़क रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि नेतन्याहू जो है, जो होस्टेजेस है उनकी बलि चढ़ा चुके हैं। वो समझौते की बात तो करते हैं लेकिन समझौता करना नहीं चाहते, क्योंकि समझौता हो गया और होस्टेजेस छूट गए कहीं तो उसके बाद ये चक्की पीसने को जेल में जाएंगे। इस बात का एहसास उसको है, इसलिए नेतन्याहू अपने मन में लेके बैठा कि मुझे होस्टेजेस चाहिए ही नहीं, अगर मिल जाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, मेरी वॉर खत्म हो जाएगी पैलेस्टाइन के साथ गजा के अंदर। तो पूरे इजराइल में इस टाइम रैलीज निकल रही हैं भाई, प्रदर्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू के साथ ऊपर हमास के साथ जो होस्टेजेस को लेके डील की बात कर रहे हैं, और ऐसी रैली तेल अवीव के अंदर हॉस्टेज स्क्वायर के ऊपर हुई, और जहां पर गाजा में तुरंत सीज फायर की डिमांड की गई और कहा गया कि भाई वहां पे खून खराबा बंद करो आप लोग, बहुत हो गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की भी एक रिपोर्ट आई है और उनका भी कहना है कि बहुत सारी जगह पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और जहां पर उन्हें जूस का अरब देशों के जो युद्ध है उसके विरोध में वो लोग फाइट कर रहे हैं कि तुम क्यों भाई अल्टीमेटली इतने लोगों को मार रहे हो, क्या चक्कर क्या है। अब मुझे लगता है कि लोग ही हैं जो नेतन्याहू को बेसिकली नीचे उतार सकते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई रास्ता मुझे नजर आता नहीं। या फिर कोई और उनका पार्टनर है उनसे सपोर्ट वापस ले ले, उसकी सरकार गिर जाए, या फिर जल्दी जो इलेक्शंस वहां पर होने जा रहे हैं उसमें तो खैर नेतन्याहू हारेंगे। और नेतन्याहू को इस बात का पूरा एहसास है कि जिस दिन हटे उस दिन जेल की चक्की पीसती है, पूरी जिंदगी फांसी पर चढ़ जाए बस ये समझ लो, इतना बच जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी जो है ना लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट उनके लिए है। जिस लेवल पे उन्होंने करप्शन किया है वहाँ पर, और जिस लेवल पे उन्होंने वहाँ पर बेईमानियाँ की हैं, तो इजराइल की जनता मानती कि नेतन्याहू सबसे बेईमान किस्म के आदमी हैं, तो उनको फल तो भोगना पड़ेगा। और उनको सजा देने वाले भी जूस होंगे, वो कोई और नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही अगली खबर पर आते हैं, और वो ये है कि चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली है। जी हाँ, बहुत मजबूत बना ली है। चाइना को पता लग गया कि मेरे पास अब वो चाबी है जिससे मैं पूरी दुनिया का ताला खोल सकता हूँ, उनको परेशान भी कर सकता हूँ। और चाइना ऑलमोस्ट दुनिया का क्या कहते हैं कि 70% प्रोसेसिंग करता है और 90% रेयर अर्थ को बेचता है वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी जो अब नई लाइसेंसिंग आई है ये बहुत सख्त हो गई है, और अब उसने उससे रेयर अर्थ से जुड़े कानूनों में बदलाव किए हैं। उसका मिनरल्स को निकालने में यानी कि माइनिंग में प्रोसेसिंग के ऊपर भी एक नए रूल्स बना दिए हैं। अब
कोटा सिस्टम वहाँ पर लागू कर दिया गया है। कोटा सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सप्लाई चेन के लिए आपको कहीं भी किसी भी कंपनी को रेयर अर्थ सप्लाई करना है तो आप उसे चाइना की गवर्नमेंट की परमिशन के बिना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब जो भी इलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं कि व्हीकल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, इंजन्स हैं, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर कि आपके रेयर अर्थ यूज़ नहीं होता, चाहे विंड मिल हो या सोलर प्लांट्स हो, हर जगह यूज़ होता है, एक एक चीज़ में यूज़ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होता है। तो अब करोगे क्या अल्टीमेटली, आपके पास क्या है, और 90% सप्लाई तो चाइना से ही है सारी की सारी। अब कंपनियों के ऊपर वहाँ पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है और उनको बोल दिया गया कि कोटा दिया जाएगा, और कोटा जो है कितना तुमको बेचना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, इस सब का डिसीजन अब चाइना की सरकार करेगा। कहने को जर्मेनियम, गैलियम और टाइटेनियम जैसे जो कई चीज़ें हैं वो इतनी रेयर नहीं है, या बाकी जो सो कॉल्ड इतनी ज़्यादा रेयर नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग कोई नहीं करता, माइनिंग कोई नहीं करता। इंडिया में शायद चौथा या पांचवा बड़ा रिजर्व है दुनिया का, लेकिन इंडिया को प्रोसेसिंग ही नहीं आती, ना मिनरल निकालने आते हैं, ना उसकी प्रोसेसिंग करनी आती। तो क्या फ़ायदा अगर इतने भंडार लेके बैठे हो, और जिसके पास दुनिया के आधे भंडार हैं वो 90% प्रोसेसिंग करता है, उसकी सप्लाईज को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसने दुनिया में लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हर जगह रेयर अर्थ की जो भी मिनरल्स की खानें होती थी, जो माइंस होती थी, उसको खरीद लिया सबको। और इवन म्यांमार में जो सबसे ज़्यादा निकलता है एक दुनिया में, उसको भी अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि अगर कोई चाहे कि चाइना मुझे ये टेक्नोलॉजी दे दे कि भाई मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार नहीं है। और भारत का तो ये हाल है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के पास किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी सारी मशीनें जो हैं, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, टेक्सटाइल हो या कोई और हो, सब फॉरेन की मशीनें हैं, हमारी मशीनें कुछ भी नहीं हैं। तो अब जो सॉरी, तो अब जो सारे के सारे जो नए कंट्रोल्स आए, कोटा सिस्टम आए, लाइसेंसिंग आया, इसका मतलब है कि दुनिया के लिए खास तौर से कई इंडस्ट्री के अंदर जो हालात हैं वो अब और नाजुक होने जा रहे हैं। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं हम लोग कि एक शिपकीला रूट है एक, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सॉरी, वो ट्रेड के लिए खुलने जा रहा है। और कई और भी जो लैंड ट्रेड रूट्स थे उसको भी खोलने की बात हो रही है। तो मोदी जी तो पूरे झुक गए ना, ये क्या कहते हैं कि शी जिनपिंग के सामने। तो शिपकीला रूट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये किन्नौर जिले में है। यहाँ से 2020 में कोविड के बाद व्यापार दोनों देशों के बीच में बंद हो गया था। कुछ और भी लैंड रूट्स हैं जिसको ओपन किया जा रहा है, जिसमें लिपू लेक उत्तराखंड के अंदर है, नाथुला सिक्किम के अंदर है, शिपकीला हिमाचल में है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं कि वो परचेजिंग तो होगी ना कुछ तो ट्रेड होगा। और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, और उधर पहाड़ के रहने वाले लोग हैं जो चाइना साइड में, वो ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली वहाँ पर लोगों का आना जाना था। वो अपने उधर की चीज़ें यहाँ बेचते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ की चीज़ें लेके आते थे। लेकिन चलो अब तो बॉर्डर्स हैं, पर कम से कम दोबारा से बॉर्डर पे आके वो लोग चीज़ों को बेच पाएंगे और इधर के लोग खरीद पाएंगे। ये अब अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस बीच में कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो भी दरअसल शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे भी फ़र्क पड़ेगा। मैं शिपकीला के बारे में बताना चाहूँगा कि एक सिल्क रूट होता था, ग्रेट सिल्क रूट। ग्रेट सिल्क रूट का एक रूट जो है उसमें शिपकीला भी है। शिपकीला का दर्रा जो है ना, भारत और चीन के बीच में हिमाचल में किन्नौर के अंदर, वो बड़ा फेमस है और ये सिल्क रूट का एक हिस्सा हुआ करता था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ऐसा लगता है कि जिसे क्या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो ट्रेड शुरू होगा तो लोकल आदमियों को ज़रूर उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अब आते हैं जयशंकर जो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, इफ़ यू डोंट लाइक डोंट बाई इट। बड़ी सिंपल सी बात है सर, इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट बाई इट। क्या ऐसी जुबान कोई इस्तेमाल करता है? मैं अभी तभी कहता हूँ ना कि
एक विदेश मंत्री हमारे मूर्ख किस्म के आदमी हैं जो अमेरिका को प्रवोक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। यानी कि जब इल्ज़ाम लगाया गया है भारत के ऊपर कि भाई आप रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद के रिफाइन करके महंगा बेचते हैं और मुनाफाखोरी करते हैं, सरकार भी मुनाफाखोरी करती है, रिलायंस भी मुनाफाखोरी करती है, तो उसकी एक डिप्लोमेटिकली जवाब देने की जगह वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक डोंट बाय इट। मतलब ये कौन सा तरीका हुआ कि आप अमेरिका से कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक डोंट बाय इट, आप यूरोप को क्यों कह रहे हैं? दरअसल बेहूदगी है, बदतमीजी है, ये बेहयाई है। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं तमीज नहीं है कि तमीज से बात कैसे की जाती है, डिसेंसी के साथ बात कैसे की जाती है। बोलते हैं हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे। क्या खाक रक्षा करोगे तुम? 3 तो मुद्दे थे किसानों के लिए, सिर्फ 3 मुद्दे हैं कुल मिला के। एक सोयाबीन है, एक मक्का है, एक कपास है, यानी कि कॉटन, रुई। सिर्फ 3 इश्यूज हैं सिर्फ टोटल मिला के। और मोदी जी ने कहा कि मोदी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, आपको अंदर नहीं आने देगा, आप जो मर्जी कर लो। भाई साहब, इन 3 आइटम में से एक आइटम तो आपने 0 ड्यूटी पे कर दिया 2 दिन पहले, कपास, कॉटन, उस पर 0% ड्यूटी हो गई, किसान मर गए। और इस टाइम पे किया जब अमेरिका के अंदर भी फसल आई है, इंडिया में भी नई फसल आई है कॉटन की, और जैसे ही ये डिसीजन आता है कि 0% अब टैरिफ होगा इंडिया की ओर से, जो अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है, तो 1000 रुपए पर टन के रेट तुरंत ड्रॉप हो गए इंडिया में कॉटन के। तो किसान मर गया अपने, जो बेचने वाला था इंडिया का। और फिर कहते हैं हम किसान के हित की रक्षा करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे, खाक रक्षा करेंगे, और ऊपर से धमकाते हो बदतमीज बन के। दरअसल ये बात बहुत लोग कह चुके हैं कि एक किस्म से कहा जाए तो जयशंकर एक बदतमीज किस्म के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है और वो धमकाते हैं लोगों को, दूसरे देशों को। ये दूसरे देश इसको पसंद नहीं करते हैं, वो इसको देख रहे हैं। कोई ये ना समझे कि वो जवाब नहीं देंगे, और जब वो जवाब देंगे तो फिर हमारे लिए भारी पड़ेगा। और बड़े आसानी से कह दिया आपने साहब कि हमारा, आपको लगता है कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ जो है, अगर आपको खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो। इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। दिस इज नॉनसेंस। ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हें एक तो बात करने की भी तमीज नहीं है, और एक ऐसा इंडिया एटीट्यूड लेके चल रहा है कि माई वे और हाईवे, मैं देखता हूं कि मेरे सामने कौन आता है। भैया, आप कोई विश्व गुरु नहीं हो, आपकी इतनी लीवरेज नहीं है, इंडिया इतना ताकतवर नहीं है अभी कि अमेरिका को ऐसा जवाब देते कि नहीं पसंद है तो मत लो, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। दिस इज नॉनसेंस एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि इस जैसे आदमी हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे, आप आते हैं, धन्यवाद आपका। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और मैंने इस बात को नोट किया कि शायद चैनल उतनी तेज़ी से ये डेली न्यूज़ इंडिया नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि शायद आप लोग आगे लिंक्स नहीं भेज रहे हैं, लोगों से नहीं कह रहे हैं। तो मेरी एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी छोटी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, यूपीआई नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर दिया है। थोड़ी सी मदद करेंगे तो हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।